हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित राणा बीएससी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर इवोल्यूशन सीरीज लेकर के चल रहे हैं और इवोल्यूशन के इस लेक्चर में, सीरीज में हम लोगों ने करीबन 8 लेक्चर अपने कंप्लीट कर लिए हैं। और आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है ये लेक्चर 9 है। और इस लेक्चर 9 में हम लोग इवोल्यूशन के अंदर एक बहुत डिमांडिंग टॉपिक है जो बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करके कह रहे थे सर कि फाइलोजेनी ऑफ हॉर्स के बारे में पढ़ा दीजिए, मतलब इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स। फाइलोजेनी ऑफ हॉर्स को या इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स को बात एक ही है। ठीक है, तो हॉर्स के इवोल्यूशन के बारे में, घोड़े के इवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली ये आपकी थर्ड यूनिट में लास्ट में सबसे मेंशन किया गया है। तो फॉसिल्स के ही लेवल पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। फॉसिल्स को ही हम देख करके यहाँ पर, अब देखिए फॉसिल्स हमने पढ़ा तभी तो हम, अब मैंने बताया था ना कि फॉसिल्स जो होते हैं ये ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की हिस्ट्री को बताने के लिए बहुत बहुत पर्याप्त और बहुत बहुत महत्वपूर्ण एविडेंसेस होते हैं। तो जाहिर सी बात हम लोग जो फॉसिल्स पढ़ रहे हैं इवोल्यूशन के प्रोसेस में, तो उसमें हम लोग फाइलोजेनी ऑफ हॉर्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले बच्चों आप सभी से कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि जब भी यहाँ पर वीडियो लेक्चर अपलोड किया जाएगा या क्लास चलेगी वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। ठीक है, तो लाइक भी कर लीजिएगा वीडियो को, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। चले, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग इतना तो प्यार और सपोर्ट बना ही सकते हैं मेरे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों। चलो भाई स्टार्ट करते हैं क्लास। हम लोग बात करते हैं फाइलोजेनी ऑफ हॉर्स। ठीक है, फाइलोजेनी ऑफ हॉर्स के बारे में हम देखें उससे पहले कुछ खास बातें आप यहां पर समझें। देखिए पहला पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है कि घोड़ों की ओरिजिन मतलब हॉर्सेस की जो ओरिजिन हुआ है और जो इनका इवोल्यूशन हुआ है वो किसी स्पीसीज के फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशन के दौरान उसकी सबसे अधिक अनुमानित सफलता का संकेत देते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है ये पॉइंट? कह रहा है कि अगर आप हॉर्सेस के ओरिजिन के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें आप इसके इवोल्यूशन के बारे में पढ़ें या ओरिजिन के बारे में पढ़ें, ठीक है, किसी स्पीसीज हॉर्सेस की स्पीसीज, तो क्या कर रहा है ये किसी स्पीसीज के फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशन, तो जाति वृत्तीय विकास हुआ है उसके इवोल्यूशन के दौरान उसकी सबसे अधिक अनुमानित सफलता का संकेत देता है। जैसे बताया गया है कि फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशन हुआ, जाति वृत्तीय जो है ना इवोल्यूशन हुआ। हर एक ओरिजिन मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म किसी ना किसी अपने दूसरे ऑर्गेनिज्म से मैच करता है। तो ये क्या हो गया बेटा? फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशन। जैसे लॉयन की बात करें, टाइगर की बात करें, है ना, हम डॉग की बात करें, वुल्फ की बात करें, किसी की बात करें, हाइना की बात करें, तो ये सब आपस में एक दूसरे में क्या शो करते हैं? कैट, इन ये सब आपस में क्या शो करते हैं? फाइलोजेनी को शो करते हैं। तो यहाँ पर जो हॉर्सेस का इवोल्यूशन देखने को मिला, मतलब इसके जो हमें प्रमाण प्राप्त हुए हैं उन प्रमाणों को एक साथ हमने रखा, है ना, सीक्वेंस वाइज रखा, तब हमें पता चला कि भाई जाहिर सी बात है कि हॉर्सेस इस तरीके से डेवलप हुए होंगे। आगे देखिए लिखा हुआ है घोड़ों के रिकॉर्ड इयोसीन एपॉच से लेकर के, एपॉच या पीरियड से लेकर के, ठीक है, हाल के समय तक लगातार जुड़े हुए हैं। अगर आप घोड़ों की बात करें तो घोड़ों का जो यहाँ पर आपको एपॉच देखेंगे, जो रिकॉर्ड देखेंगे, वो इयोसीन एपॉच पीरियड, कल्प, है ना, काल जिसको हम कह सकते हैं। ठीक, जैसे कि आपको पता है जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स की जब हम बात करेंगे तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल को जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपको समझाऊंगा किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है या किस तरीके से टाइम पीरियड को डिवाइड किया गया है। ये बात की बात है। तो अभी आप यहाँ पर इतना सॉरी समझे कि इयोसीन एपॉच एक पीरियड है यहां से लेकर के और हाल ही तक के, मतलब अभी को जो हमारा यहाँ पर चल रहा है सिस्टम या जो जियोलॉजिकल टाइम चल रहा है, यहां तक के समय लगातार जुड़े हुए हैं क्या? इसके रिकॉर्ड। जिस घोड़े को आज हम जानते हैं वह कभी एक छोटे प्रिमिटिव 4 पंजों वाले जानवर का वंशज है। आज हम जिस हॉर्स को जानते हैं ना बेटा, जो हॉर्स हमको देखना है, बैठते हैं, राइड करते हैं, गजब तरीके से दौड़ रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, घोड़ों की रेस हो रही है, तो आज का जो हम घोड़ा देख रहे हैं, मॉडर्न घोड़ा जो हम देख रहे हैं, ये कभी ऐसा माना जाता है, माना नहीं जाता, इसके एंसेस्टर हमको मिले, है ना, इसके पूर्वज हमको मिले, इसके पूर्वज के फॉसिल्स मिले। वो पूर्वजों ने नहीं बताया कि ये मेरा औलाद है, नहीं, उसके फॉसिल्स मिले हैं। तो फॉसिल से ही हमने अनुमानित किया है कि जाहिर सी बात है कि यहीं से क्या हुआ होगा? हॉर्सेस का इवोल्यूशन हुआ होगा, राइट। तो बात करते हैं कि भाई जो घोड़ा आज हम देख रहे हैं उस घोड़े के जो प्रिमिटिव या उस घोड़े के जो साक्ष्य हैं, या आप यूं कहें
कि उनके जो क्या बोलेंगे भाई, इनके जो पूर्वज हैं, है ना, वो कैसे थे, प्रिमिटिव थे, 4 पंजों वाले जानवर के वंशज थे। ठीक। प्री हिस्टोरिकल हॉर्सेस यानी कि जो पहले के हॉर्सेस थे उनमें केवल 4.5 फीट की ऊंचाई वाले थे। अगर आप शुरुआती दौर के घोड़ों की बात करें, है ना, हॉर्सेस की बात करें, तो वो केवल 4.5 फीट की ऊंचाई वाले थे। केवल और केवल 4.5 फीट की ऊंचाई वाले थे। और 15 मिलियन, है ना, 15 मिलियन पीढ़ियों के बाद 15 मिलियन जनरेशंस यहां पर आई, जहां से 4.5 फीट की ऊंचाई वाले, मतलब इयोसीन एपॉज से लेकर के आप देखेंगे आज तक का जो मॉडर्न हम लोग हॉर्स देखते हैं, वहां से यहां तक का जो टाइम पीरियड देखा गया है वो 15 मिलियन जनरेशंस का देखा गया है। 15 मिलियन तक का देखा गया है समय पीरियड, और इस 15 मिलियन पीरियड में कई जनरेशंस आकर के चली गई, है ना। तो 15 मिलियन पीरियड्स के बाद इक्वस पहले 70 प्रकार के हॉर्सेस के रूप में विकसित हुआ। इक्वस, जिसको हम लोग मॉडर्न हॉर्स कहते हैं। इक्वस जानते हो कैसा होता है? अरे वही हॉर्स, जब कभी आप लोग कहीं घूमने जाते हैं, पहाड़ों की चोटियों पे चढ़ने जाते हैं, तो उसके ऊपर बैठ के मम्मी पापा को ले जाते हैं, खुद भी बैठ के जाते हैं। वही घोड़े की बात हो रही है। वही घोड़ा जो तांगे वाला अमिताभ बच्चन बना हुआ था, तांगे वाली मर्द पिक्चर में, वही वाला घोड़ा की बात कर रहे हैं। और उसका जो जूलॉजिकल नेम है वो क्या है बेटा? इक्वस। ठीक है। अब इसके क्लासिफिकेशन को भी पढ़ा दूंगा, 2 नंबर में शायद पूछा जा सकता है। आगे देखिए लिखा हुआ है इक्वस उत्तरी अमेरिका। ठीक है, इक्वस उत्तरी अमेरिका से पूरी दुनिया में माइग्रेट हुआ है। आज जो हम घोड़ा देख रहे हैं, ये घोड़ा उत्तरी अमेरिका से पूरी दुनिया में क्या हुआ बेटा? माइग्रेट हुआ है। इसके जीवाश्म अगर आप देखें तो जीवाश्म जो अवशेष हैं वो एशिया, यूरोप और अफ्रीका के साथ साथ पूरे उत्तर और दक्षिण अमेरिका में खोजे गए हैं। भाई अगर हॉर्सेस के हम जीवाश्म को देखें तो हॉर्सेस का जीवाश्म हमको कहां कहां मिल रहा है? हॉर्सेस के जो जीवाश्म है, फॉसिल्स हैं, ये हमको एशिया, यूरोप, अफ्रीका, इसके साथ साथ हमें उत्तर दक्षिण अमेरिका में भी देखने को मिले हैं। ठीक है। सबसे पहला पुराना वर्ल्ड इक्विड फॉसिल्स, है ना, सबसे पुराना जो फॉसिल्स खोजा गया है हॉर्स का, वो करीबन 1880 के दशक में, ठीक है, मोंटमार्ट पेरिस में, ठीक है, कहां पर बेटा? 1880 के दशक में मोंटमार्ट पेरिस में जिप्सम खदानों में पाया गया। जिप्सम खदानों में पाया गया। तो सबसे पुराने यानी कि वर्ल्ड इक्वस फॉसिल्स की हम बात करें, वर्ल्ड इक्विड फॉसिल्स की बात करें, सबसे पुराने फॉसिल्स की बात करें तो 1880 के दशक में ये खोजा गया। कहां पर? मोंटमार्ट पेरिस में जिप्सम में खोजा गया था, जिप्सम की खदानों में खोजा गया था। इसकी पहचान जॉर्ज क्यूवर ने की थी। अब एक वैज्ञानिक था यहाँ पर जॉर्ज क्यूवर, तो जॉर्ज क्यूवर ने इसको खोजा था, इसकी पहचान की थी। जो तापिर से संबंधित बरोइंग इक्वाइन के रूप में थी। तापिर क्या है बेटा? एक प्रकार का एनिमल है। तापिर क्या है? एक प्रकार का एनिमल है। अगर मैं यहां पर आपको दिखाने का कोशिश करूं तो देखो भाई, मैं दिखाने का प्रयास करता हूं तापिर कैसा होता है ना। तापिर, तो ये कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसा दिखाई पड़ता है। देखो, ये देख रहे हो, ये तापिर है। तो माना जाता है कि जो ये ऑर्गेनिज्म था ना, ये ऑर्गेनिज्म कुछ इसके जैसा दिखाई पड़ता। इसके जैसा बेटा? तापिर के जैसा दिखाई पड़ता था। देख रहे हो, देख रहे हो, तापिर के जैसा, तापिर के समान दिखाई देने वाला यहाँ पर ये जो है ना हमको फॉसिल्स प्राप्त हुआ था इसका, घोड़े का। ठीक है। और ये ब्राउजिंग इक्वाइन के रूप में माना जाता है। ठीक है। 1870 के दशक में, अभी 1820 की बात हुई, 1820 से करीबन 70 के दशक की बात हो रही, तो 1870 के दशक में पैलिएंटोलॉजिस्ट ओसी मार्श, एक वैज्ञानिक था ओसी मार्श, जो पैलिएंटोलॉजिस्ट था। जीवाश्म, पैलिएंटोलॉजिस्ट कौन होते हैं? पैलिएंटोलॉजिस्ट वो होते हैं जो जीवाश्म को खोजने या जीवाश्म के ऊपर काम करने वाले वैज्ञानिक होते हैं, है ना, तो उनको पैलिएंटोलॉजिस्ट कहते हैं। और ये पैलिएंटोलॉजिस्ट का जो नाम था ये ओसी मार्श था। क्या था बेटा? पैलिएंटोलॉजिस्ट था जिसका नाम था ओसी मार्श। इन्होंने उत्तरी अमेरिका में नए खोजे गए घोड़े के जीवाश्मों का विवरण प्रकाशित किया। तो इन्होंने उत्तरी अमेरिका में कुछ नए फॉसिल्स को खोजा, घोड़े के कुछ नए फॉसिल्स को खोजा, और उसके बारे में इन्होंने अच्छे से
विवरण देते हुए उसके बारे में समझाया, बताया। ठीक है, आगे बढ़िया है। देखिए लिखा हुआ है इयोहिप्पस से लेकर, इयोहिप्पस जो इयोसीन एपॉच का सबसे पहला पुराना घोड़ा माना जाता है, तो इयोहिप्पस से लेकर के मॉडर्न हॉर्सेस जिसको इक्वस कहते हैं तक के सीक्वेंस को थॉमस हक्सले द्वारा, एक वैज्ञानिक था थॉमस हक्सले, इसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। ठीक है, इसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था कि लोगों तक ये जानकारी पहुंचाई गई कि भैया जो यहाँ पर हॉर्सेस का इवोल्यूशन हुआ है वो कुछ इस तरीके से हुआ है। इयोहिप्पस एक पहला इयोसीन एपॉच का क्या था बेटा, पीरियड का क्या था, हॉर्स था, जो आज के मॉडर्न हॉर्स में डेवलप हो गया है। ठीक, देखिए लिखा हुआ है कुछ साल बाद अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, जो अमेरिका में एक म्यूजियम बना हुआ है जहां पर नेचुरल जो चीजें हैं उनको एकत्रित किया जाता है। ठीक है, अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ने जीवाश्म घोड़ों की एक प्रसिद्ध प्रदर्शनी इकट्ठी की। मतलब जितने भी फॉसिल्स हॉर्स थे, जितने भी बेटा क्या थे बेटा, फॉसिल्स हॉर्स थे, इन सभी हॉर्सेस के प्रसिद्ध प्रदर्शनी को क्या किया इन्होंने, इकट्ठा किया, जिसे क्या बोला गया, जिसे इयोहिप्पस, यानी कि अब जिसे अब हम लोग हाइरेकोथेरियम कहा जाता है, जिसे इयोहिप्पस किस रूप में जाना गया था बेटा, इयोहिप्पस के रूप में जाना गया था, जो आज की डेट में हम किस रूप में जानते हैं, हाइरेकोथेरियम के रूप में जानते हैं। ठीक है, से मॉडर्न इक्वस तक क्रमिक विकास दिखाने के लिए डिजाइन किया गया था। मतलब यहां पर क्या किया गया आप समझे, कुछ साल बाद अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ने जीवाश्म घोड़ों की एक प्रसिद्ध प्रदर्शनी को इकट्ठा किया। मतलब जितने भी फॉसिल्स हमें मिले घोड़े के, उन सभी को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद में उन्होंने ऐसा दिखाया, ठीक है, इकट्ठा किया और उन्होंने ऐसा दिखाया कि जो इयोहिप्पस है, इस इयोहिप्पस से ही धीरे 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 मॉडर्न इक्वस का इवोल्यूशन हुआ है। तो ऐसा इन्होंने डिजाइन किया, और इस तरह के प्रदर्शनों में विशेष रूप से क्रमिक जो सीक्वेंस और सीधी रेखा में विकास के मॉडल के रूप में घोड़ा परिवार पर ध्यान केंद्रित किया गया है ना भाई। एक देख रहे हैं कि एक लीनियर इयो हिप्पस के बाद में इयो हिप्पस से, ठीक है, सीधे क्या बना दिया गया, इक्वस बना दिया गया। ठीक है, इक्वस को यहां पर बनाया गया, और इस बीच में जितने भी एंसेस्टर इनके रखे गए उनको भी क्या किया इन्होंने, एकत्रित किया। आगे डायग्रामेटिक ढंग से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि जीजी सिम्पसन एक वैज्ञानिक थे, जीजी सिम्पसन ने 1951 में पहली बार माना कि मॉडर्न हॉर्स संपूर्ण वंशावली का लक्ष्य नहीं था, कि जो मॉडर्न हॉर्स है ये कंप्लीट जो यहां पर वंशावली दिखाई गई उसका लक्ष्य नहीं था, बल्कि कई हॉर्सेस जीनस में से जीवित रहने वाला एकमात्र वंश है। अब यहां से खलबली मच गई। क्या खलबली मच जाएगी कि भाई ये जरूरी थोड़ी ना है कि जो आप दिखा रहे हैं उसी हिसाब से ही हॉर्सेस का इवोल्यूशन हुआ हो सकता है कि कुछ विशेष या कुछ हमको फॉसिल्स नहीं मिले, या हो सकता है कुछ ऐसे फॉसिल्स मिल जाए कि जो पूरी वंशावली बनाई गई हॉर्सेस की पूरी गड़बड़ हो जाए, बिगड़ जाए, है ना, कि नहीं भैया यहाँ से इससे पहले ये आया था, ये फिर ये हो गया। अभी कुछ हमको फॉसिल्स भी तो नहीं मिले, बहुत सारे फॉसिल्स नहीं मिले, और फॉसिल्स जरूरी नहीं कि हमको मिले, क्योंकि बैक्टीरिया द्वारा हर एक ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज कर दिया जाता है। बचता वही है जो सेडिमेंट्री रॉक के नीचे दब जाता है ना। तो जो दब गए वो मिल गए, जो नहीं दबे वो नहीं मिले, कुछ ऐसे भी दबे हुए होंगे जो हमको मिले ही नहीं, है ना। तो ये बात याद रखिएगा। तो जीजी सिम्पसन ने 1951 में पहली बार माना कि मॉडर्न हॉर्सेस की संपूर्ण वंशावली का लक्ष्य नहीं था, ठीक है, ये इयोहिप्पस, बल्कि कई हॉर्सेस के जीनस में से जीवित रहने वाला एकमात्र वंश है, ठीक, एकमात्र जीनस है। अब हम इसके क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं बच्चों। क्लासिफिकेशन 2 नंबर में पूछा जा सकता है, अगर कहीं पर आप लोगों के यहां पर, ठीक है, कहीं आप लोगों के यहां पर यदि क्या थ्योरेटिकल पोर्शन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप कुछ इस तरीके से लिखिएगा, और नहीं पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझना है कि किंगडम इसका क्या है, एनिमेलिया है जो सब जानते हैं, फाइलम कॉर्डेटा होगा, और क्लास मेमलिया होगा। ये 3 चीजें तो विशेष है, होंगी। ऑर्डर यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा पेरिसो
टैक्टाइला, पैरिसोडैक्टाइला। फैमिली की बात करें तो इक्वाइडी हो जाएगी। जीनस की बात करें तो इक्वस हो जाएगा, क्योंकि इक्वस क्या है, एक मॉडर्न हॉर्स है, ठीक है, मॉडर्न हॉर्स की बात कर रहे हैं। और इसकी स्पीसीज जो होगी वो क्या हो जाएगी, फेरस हो जाएगी। अब ये ट्राइनोमन नोमेनक्लेचर के अंतर्गत रखा गया है, तो इसकी एक सब स्पीसीज भी है जिसको हम लोग कैबलस कहते हैं। तो इक्वस फेरस कैबलस, ठीक है, इक्वस इसका जीनस हो गया, फेरस इसकी स्पीसीज हो गई और कैबलस इसकी सब स्पीसीज हो गई। इस बात को याद रखना, ठीक है। आगे बढ़े, चलो भाई। अब हम बात करेंगे साथियों एंसेस्टर ऑफ हॉर्सेस के बारे में, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर आपको जितने भी हॉर्सेस में पढ़ाऊंगा, ठीक है, 4 से 5 हॉर्सेस हैं, 5-6 हॉर्सेस हैं जो यहाँ पर मिले हैं। तो एक सीक्वेंस वाइज में आपको इसको याद रखना है, ठीक है। देखो लिखा हुआ है इयोसीन, जो एपॉच हमको पढ़ना है, इयोसीन द एपॉच ऑफ 4 टोड हॉर्सेस। 4 टोड हॉर्सेस कहने का मतलब क्या होता है बेटा, जिसमें 4 पैर पाए जाए, 4 टोज हॉर्सेस, 4 टोड हॉर्सेस, ठीक है, इसमें 4 पैर पाए जाए। और इयोसीन एपॉच से ही इनका डेवलपमेंट शुरू हुआ। देखिए लिखा हुआ है इयोसीन एपॉच में घोड़ों के कई रूप दर्ज किए गए। इयोसीन एपॉच की अगर आप बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे घोड़ों के रूप को दर्शाया गया है, ठीक, बहुत सारे घोड़ों के रूप को दर्शाया गया है, लेकिन उसमें से मुख्य जो है वो इयोहिप्पस है, ठीक है। इयोसीन हॉर्सेस में इयोहिप्पस को डाउन हॉर्स मतलब भोर का घोड़ा, सुबह का घोड़ा माना जाता है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, ये डाउन हॉर्स के रूप में किसे जाना जाता है, तो इयोहिप्पस को जाना जाता है। ये भी एक आपका क्वेश्चन बन जाता है कि डाउन हॉर्स किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे सर इयोहिप्पस को। इयोहिप्पस इज द डाउन हॉर्स, ठीक है, भोर का घोड़ा। और दूसरी बात क्या है कि इसका एक और नाम है, इयोहिप्पस को हम लोग हाइरेकोथेरियम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा, हाइरेकोथेरियम, जो कि अनुमानित किया गया है कि ये करीबन 60 मिलियन ईयर एगो, है ना, 60 मिलियन वर्ष पहले डेवलप हुआ होगा, ठीक है। कुछ खास बातें इसकी हैं। पहला पॉइंट देखिए लिखा हुआ, इसे भोर के घोड़े के रूप में जाना जाता है। ये होता कैसा था, तो ये लोमड़ी के आकार का था, जैसे लोमड़ी हमको दिखाई देती बिल्कुल उसी के आकार का था, जिसकी ऊंचाई लगभग 250 से 450 मिलीमीटर तक हुआ करती थी। इसकी खोपड़ी की अगर आप बात करें और गर्दन की बात करें तो छोटी हुआ करती थी। इसकी पीठ धनुषाकार और लचीली थी, फ्लेक्सिबल थी और धनुषाकार थी, आर्चर्ड के रूप में थी। इसके 4 लिम्स की अगर आप बात करें और हाइंड लिम्स की बात करें, चाहे 4 लिम्ब अग्रपात की बात करें, हाइंड लिम्ब पश्चपात की बात करें, अग्रपार मतलब हाथ और पीछे मतलब पैर, ठीक है, हाइंड लिम्ब की बात करें तो इसमें 4 और 3 डिजिट होते हैं, मतलब 4 डिजिट की टोज पाए जाएंगे और 3 डिजिट के टोज पाए जा रहे हैं। हाइंड लिम्ब में अगर आप देखें तो पहले और 5वें डिजिट में स्प्लिंट द्वारा दर्शाया गया था, ठीक है, पहले और 5वें डिजिट को किससे दर्शाया गया बेटा, स्प्लिंट के द्वारा दर्शाया गया था। अब 5 फिंगर होती है ना, लेकिन इसमें क्या है 4 और 3 ही डिजिट पाई जा रही। लेकिन हाइंड लिम्ब की बात करें तो इसमें पहली और जो 5वीं डिजिट है, पहली और जो 5वीं डिजिट है उसको हमने किससे दर्शाया बेटा, स्प्लिंट बोन से दर्शाया है, स्प्लिंट बोन से दर्शाया है। आगे देखिए लिखा हुआ है पैर की अंगुलियों की अगर आप बात करें तो जमीन को छूती हैं, जो कि एक पैड द्वारा, एक पैड जैसा पैड होता ना उसके द्वारा, ठीक है, सपोर्ट रहती है। जैसे बिल्ली का आप देखते हैं, बिल्ली का पंजा बिल्कुल वैसा दिखाई देता था। और इसमें जो ब्रैंकीडोंट प्रकार का, इसमें ब्रैंकीडोंट प्रकार का डेंटेशन पाया जाता था। तो ये भी याद रखिएगा, ब्रैंकीडोंट टाइप ऑफ डेंटेशन इज फाउंड इन इयोहिप्पस, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। कैसा दिखता था ये भैया, तो देख लो ऐसा है। कुछ खास बात और है इसमें कि खास बात देखिए लिखा हुआ है, या सॉफ्ट वेजिटेशन को खाते थे। सॉफ्ट वेजिटेशन बोले तो बहुत नर्म घास फूस को ये खाया करते थे, ठीक है। ये मुख्यतः जंगल की नरम जमीन पर चलने के लिए बेहतर रूप से अनुकूलित है। जो फॉरेस्ट में नम जमीन थी, नम जगहें थी, ठीक है, जो नम भूमि थी, वहां पर इनको चलने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। और इनके मस्तिष्क गोलार्ध की अगर हम बात करें, सेरिब्रल हेमिस्फीयर की बात करें, तो ये स्मॉल और स्मूथ था, ठीक है, स्मॉल और स्मूथ था। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डाउन हॉर्स के नाम से जानते हैं। इसको
हाइरेकोथेरियम के नाम से जाना जाता है, या इसको हम लोग इयोहिप्पस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इयोहिप्पस। कुछ इस तरीके से आपको दिखाई पड़ रहा है, देख रहे हो? ये कुछ ऐसा दिखाई पड़ रहा है। अगर आप इसके इनकी बात करें, टोज की बात करें, तो देखो 1 2 3, 1 2 3, 3 है ना, और पीछे क्या है? 2 हैं, 1 2, 1 2, ये 2 टोज पाए जाते हैं। तो यही तो मैंने बताया, क्या बताया? कि इसमें 4 या 3 डिजिट होती हैं। कोई हो सकता है कि इसका एक और हो, तो उसमें 3 हो जाए। तो यहाँ पर आप देखिए इसका जो टोज है ना, 4 लिम्स का जो इसका बनाया गया है, इसमें देखो कितनी बोन है? 1 2 3 4, ठीक है? 4 है, जिसको हम लोग 4 फुट के नाम से जानते हैं। इसको दूसरी डिजिट कह रहे हैं, ये 5वीं डिजिट है जो कि जमीन को छूती है। चौथी और तीसरी भी क्या करती है? जमीन को छूती है। और जो यहाँ पर 5वीं, उसको स्प्लिंट के द्वारा दर्शाया गया है, ठीक है? वो यहाँ पर शो नहीं की गई। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। अब इयोहिप्पस के बाद में, इयोहिप्पस के बाद में एक और आप कह सकते हैं कि नए, एक और नए प्रकार के हॉर्स का इवोल्यूशन हुआ। मैं पहले एक चार्ट को आपको दिखा देता हूं, तब आप समझिए। चार्ट देख लीजिए। ये क्या है बेटा? इयोसीन एपॉच है। ये क्या है? इयोसीन एपॉच है। इस इयोसीन एपॉच के अंदर हाइरेकोथेरियम को मुख्य रूप से क्या किया गया है? हाइरेकोथेरियम को मुख्य रूप से यहां पर रखा गया है, ठीक है? इसके अलावा भी बहुत सारे यहां पर हॉर्सेस को रखा गया है, जो कि कैसे थे बेटा? ग्रेजर थे, है ना, और ब्रावर्स थे। ग्रेजर और ब्रावर्स थे, मतलब बिल में भी घुस जाते थे, और ग्रेजर्स मतलब घास फूस को खाते थे। तो इयोसीन एपॉच में कौन मिला? हाइरेकोथेरियम। हाइरेकोथेरियम से आप यहां पर देखेंगे, यहां पर क्या हुआ? ओरोहिप्पस का निर्माण हुआ। और ओरोहिप्पस से ऊपर की तरफ आप देखेंगे, जब और भी ऊपर बढ़ रहा है, मतलब इवोल्यूशन हो रहा है, तो ओलिगोसीन एपॉच की अगर हम बात करें, तो ओलिगोसीन एपॉच में एक नया हॉर्स डेवलप हो गया, जिसको हम लोग मीजोहिप्पस कहते हैं। इसी को हमें पढ़ना है। इसके बीच में और भी बहुत सारे वंशावली हमको मिली है, उन्हें नहीं देखना है। जिससे जिसका निर्माण हुआ उसकी हम बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पर इयोहिप्पस भी दिख रहा है, ठीक है? ओरोहिप्पस से क्या है बेटा? इयोहिप्पस, ठीक? तो हाइरेकोथेरियम में इयोहिप्पस को आपने पढ़ा, और इयोहिप्पस से यहां पर आप देखिए मीजोहिप्पस की बात कर रहे हैं, जिसको मियोहिप्पस के नाम से जानते हैं। मियोहिप्पस से यहां पर आप देखिए इस तरीके से, यहां से किसका निर्माण हो गया? पैराहिप्पस का निर्माण हो गया। और पैराहिप्पस किसको बना दिया? मेरी चिप्पस को बना दिया। और ये मेरी चिप्पस कहां पर मिला? मायोसीन एपॉच में मिला। कहां मिला बेटा? मायोसीन एपॉच। यहीं से एक और प्रजाति कोई निकली होगी, जिसको हम लोग कैलिपस भी कहते हैं, है ना? और इसके बाद में, मेरी हिप्पस के बाद में, यहां पर आप देखिए प्लियोहिप्पस का निर्माण हुआ होगा। और मेरी हिप्पस से ही यहां पर आप देखिए हिपोरियन, हिपेरियन और हिपेरियन का निर्माण हुआ। और यहीं से एक और नैनी हिप्पस का निर्माण हो गया। फिलहाल इधर आपको नहीं जाना है, आपको ये वाला डिटेल देखना है। तो जो मेंशन किया गया इस वाले कलर से, ठीक है, भगवाधारी कलर से या ऑरेंज कलर से जो दिखाया गया है, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो हाइरेकोथेरियम के बाद में मीजोहिप्पस, जो कि ओलिगोसीन एपॉच में आया। मीजोहिप्पस से मेरिचिप्पस बना, जो मियोसीन एपॉच में बना। मेरिचिप्पस से प्लियोहिप्पस बना, जो प्लियोसीन एपॉच में बना। और प्लियोहिप्पस से बेटा एक्वस बना, जो कि प्लियोस्टीन, ठीक है, प्लेस्टोसीन एपॉच में बना। और जो आज के रिसेंट फॉर्म में भी एक्वस के रूप में जाना जा रहा है। हो सकता है कि एक्वस के बाद में एक कोई नया हॉर्स का, है ना, इवोल्यूशन हो जाए, हॉर्स की स्पीसीज बन जाए, और वो रिसेंट जो हमारा चल रहा है इसमें कन्वर्ट हो जाए, ठीक है? तो ये तो बात हो गई, इसके हमने बात कर ली ग्राफ की। अब हम यहाँ पर एक एक करके समझेंगे, ठीक है? तो मियोहिप्पस हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं मीजोहिप्पस की, ठीक है? किसकी बात करेंगे बेटा? मीजोहिप्पस की। अब जो मीजोहिप्पस है ना, जो मीजोहिप्पस है बेटा, इसको हम लोग इंटरमीडिएट हॉर्स के नाम से जानते हैं, जो कि 35 से 40 मिलियन वर्ष पहले डेवलप हुआ होगा। तो मियोहिप्पस कब डेवलप हुआ होगा बेटा? 35 से 40 मिलियन वर्ष पहले, जिसको हम लोग इंटरमीडिएट हॉर्स के नाम से जानते हैं। पहला पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, यह भेड़ के आकार का दिखाई देने वाला घोड़ा था। किस आकार का बेटा? भेड़ के आकार का, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 18 से 24 इंच तक ही थी।
इसकी गर्दन छोटी और कम लचीली एवं पीठ अधिक धनुषाकार थी। इसकी गर्दन कैसी थी बेटा? छोटी थी और कम लचीली थी, कम लचपाते थे, और देखा जाए तो पीठ बहुत ज्यादा धनुषाकार थी। इसके फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब में पैर की जो अंगुलियां, टोज पाए जा रहे हैं, वो घटा करके 3 कर दिया गया। ठीक है, मतलब इवोल्यूशनरी प्रोसेस में ये घट करके 3 हो गई। एवं फोर लिम्ब में 5th डिजिट को एक स्प्लिंट द्वारा दर्शाया गया था। इसके पैर की अंगुलियों की अगर हम बात करें तो जमीन को छूती हैं। शरीर का अधिकांश भाग शयन करने के लिए बीच वाली बोन जो होती है वो बड़ी थी, यानी कि बॉडी का जो इतना बड़ा वजन है उसको झेलने के लिए यहाँ पर जो एक बीच में बोन पाई जा रही है, बीच वाली जो बोन है वो यहाँ पर वजन को पूरा झेलती है। इसके पैरों की उंगलियों की बात करें तो उसके पैरों की उंगलियों के नीचे खुर की शुरुआत दिखाने वाला पैड होता था। तो यहाँ से खुर जो है ना, बनना शुरू हो गया था। ठीक है, कहां पर? मीजो हिप्पस से। और इनमें इनमें ब्रैंकीडोंट प्रकार का डेंटिशन पाया जाता था, और दाढ़ें जो होती थी अभी भी नीची थी। दाढ़ जो थी वो नीचे की तरफ ही थी, निचली थी। ये मुख्य रूप से वनवासी आवास के थे, वन में रहा करते थे, और इसमें सेरिब्रल हेमिस्फेयर बड़े और घुमावदार थे, और मस्तिष्क घोड़े के मस्तिष्क जैसा दिखाई देता था। जैसे आज हम लोग घोड़े का मस्तिष्क देखते हैं, बिल्कुल उसी तरीके का ब्रेन इनमें देखने को मिलता था। और देखिए भैया, ये कौन है बेटा? ये है हमारा मीजो हिप्पस। ये कौन है? मीजो हिप्पस। कौन है बेटा? मीजो हिप्पस है। ठीक है, ये बेटा मीजो हिप्पस है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये पीछे वाली जो 2 टोज हैं ये जमीन को छू रही हैं, देख रहे हो? ये जमीन को छू रहे हैं, और ये खुर के रूप में डेवलप हो रहा है। खुर के रूप में क्या हो रहा है बेटा? डेवलप हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड हमारा जो इवोल्यूशन हुआ मीजो हिप्पस के बाद में, मेरी चिप्पस की हम बात करेंगे। मेरी चिप्पस याद हो सकता है यार, इनके नाम ही दो कितने बढ़िया बढ़िया अजीब व गरीब, तो याद हो जाएगा। मेरी चिप्पस, जिसको हम लोग रूमिनेंट हॉर्स के नाम से जानते हैं। रूमिनेंट कहने का मतलब क्या होता है? जो जुगाली करने वाले घोड़े होते हैं, है ना। जैसे कि गाय भैंस बकरियां आप देखते हैं खाना खाने के बाद में, खाना मतलब वो अपना घास फूस खाने के बाद में शाम को आकर बैठते तो मुंह चलाती कपर कपर, है ना। ऐसा लगता है अभी भी मतलब वो खा रही है, उनकी आदत पड़ गई। नहीं, एक्चुअली जुगाली कर रही है, और जुगाली करती है तो जो उन्होंने भोजन खाया उसको पचाने का काम कर रही है। ठीक है, तो ये 20 से 25 मिलियन वर्ष पहले डेवलप हुआ होगा। इसके बारे में कहा जाता है कि ये पहला ऐसा 3 पंजे वाला चरवाहा था जो घास खाता है, और इसलिए यह ब्रोजिंग हॉर्स से मॉडर्न ग्रेजिंग हॉर्स में परिवर्तन का प्रतीक है। अर्थात यह पत्तों और घास दोनों को खाता था। ठीक है, जैसे आजकल के घोड़े घास को भी खाते हैं, और अगर आप पत्ते तोड़ के लाते हैं तो वो भी खा जाता है। ठीक, तो ये भी वही करता था मेरी चिप्पस। इसमें 3 पैर की टोज थे, 3 पैर की टोज पाए जाते थे, लेकिन सेकेंड एंड फोर्थ साइड टोज छोटे हो गए और जमीन को नहीं छूती है। इससे पहले जो दूसरे और चौथे साइड वाले, यानी साइड वाले जो टोज थे, फिंगर थे, वो किसको छू रहे थे? जमीन को छू रहे थे। यहाँ पर छू नहीं रहे, ऊपर की तरफ बढ़ गए, यही छूते हैं। ठीक है, और इसमें फुट पैड एब्सेंट था, है ना। फुट पैड जो है यहाँ पर नहीं पाया जाता था, और अपेक्षाकृत कठोर जमीन पर चलने के लिए अनुकूलित था, है ना। और ये कठोर जमीन पर चलने के लिए अनुकूलित थे। इसमें डेंटिशन हिप्सोडोंट वाला था। इसमें डेंटिशन कैसा था बेटा? हिप्सोडोंट वाला था, और मुकुट और ऊंचे मुकुट वाला था। मतलब इनके दांत के ऊपर आप देखेंगे एवं दांत ऊंचे मुकुट वाला। मुकुट कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? क्राउन। ठीक है, क्राउन। जैसे मान लो टीथ है, इस टीथ के ऊपर क्या पाया जा रहा है बेटा? इस तरीके से क्राउन पाया जा रहा है, तो ऊंचे क्राउन वाला था। और मेरी चिप्पस की अगर आप बात करें तो मेरी चिप्पस ने ब्राउजिंग से ग्रेजिंग तक के कंप्लीट ट्रांजिशन को मार्क किया गया। ठीक है, तो मेरी चिप्पस में ब्राउजिंग से लेकर के ग्रेजिंग तक के कंप्लीट ट्रांजिशन को क्या किया गया? मार्क किया गया। और इसमें जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है ना बेटा, वो लार्ज एंड फिशर्स बोले तो उसमें छोटी छोटी खांचे, दरारें, ठीक है, फिशर्स से जटिल थे, जो मॉडर्न हॉर्स के समान थे। जो मॉडर्न हॉर्स की बात करें तो उसके समान। ये रहा मेरी चिप्पस। मेरी चिप्पस कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। और इसमें आप देखिए कि यहाँ पर जो बोन है ना, एक सेंटर में आप देख रहे हैं ये वाली बोन, ये कितनी मजबूत है ना। और साइड में आप देखिए ये जो
टोज हैं, जो 2 टोज हैं, फोर्थ एंड सेकंड, ये ऊपर की तरफ है और जमीन को नहीं छूती, और यहीं से कहा जाता है कि मॉडर्न हॉर्स का भी शुरुआत हो गया होगा। और यहाँ पर जो फिफ्थ टोज है वो एक स्प्लिंट के रूप में शो किया जा रहा है, स्प्लिंट बोन के रूप में शो किया जा रहा है। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे प्लियोहिप्पस की। अब प्लियोहिप्पस की अगर हम बात करें तो प्लियोसीन हॉर्स के रूप में माना जाता है, और 12 से 6 मिलियन वर्ष पहले ये बना होगा। प्लियोसीन जो है, प्लियोहिप्पस जो है प्लियोसीन एपॉच में बना है, और प्लियोसीन हॉर्स के रूप में जाना जाता है, और 1206 मिलियन वर्ष पुराना है। ठीक है, यह पहला एक पंजे वाला घोड़ा था, पहला एक पंजे वाला घोड़ा था जिसके जीवाश्म अवशेष मियोसीन एंड प्लियोसीन पीरियड के या एपॉच में पाए गए हैं। मॉडर्न पोनी का आकार ऊंचाई में 40 इंच बढ़ा हुआ था। अगर आप अन्य जो पीछे हम लोग हॉर्सेस पढ़ के हैं उनसे कंपैरिजन करें तो जो हमारा प्लियोहिप्पस है, ये प्लियोहिप्पस 40 इंच बढ़ चुका है। इसके पैर की सेकेंड एंड फोर्थ टोज में कमी थी, दूसरा और चौथा टोज नहीं था। इनकी अपर जॉ के क्राउन मॉडर्न हॉर्स के क्राउन के समान थे। ठीक है, इनके जॉ के टीथ अत्यधिक जटिल प्रकार के थे, जॉ में जो टीथ पाए जा रहे हैं वो काफी जटिल हैं, और स्कल की जो प्री ऑर्बिटल लेंथ है वो बढ़ चुकी थी। और प्लियोहिप्पस का उत्तराधिकारी आधुनिक घोड़े, मतलब प्लियोहिप्पस का जो उत्तराधिकारी कहने का मतलब समझते हो, यानी हमारी जनरेशन जो है वो बहुत बढ़िया है। जैसे मैं अपने पिताजी की जनरेशन हूँ, मेरे पिताजी 4th क्लास रहे। ठीक है, 4th क्लास मतलब पशुपालन विभाग में थे, तो वहाँ पर 4th क्लास थे, लेकिन वो डॉक्टर के रूप में जाने जाते थे, उनको इतना काम आता था, और मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, है ना। तो पिताजी 4th क्लास थे और मैं MSc B.Ed कर रहा हूँ, उन्होंने मात्र अच्छा 5 ही पास किया है। तो आप सोचिए कि उनकी जो एक जनरेशन है वो किस रूप में जानी जा रही है, सुमित राणा के रूप में जानी जा रही है। तो इसी तरीके से प्लियोहिप्पस का जो एक नया जनरेशन होगा वो इक्वस के रूप में जाना जा रहा है, जो इससे भी आधुनिक है, इससे भी बेटर है। मैं ये नहीं कहता मैं अपने पिताजी से बहुत बेटर हूँ, लेकिन हाँ एजुकेशनल लेवल पर देखा जाए तो मैं उनसे बेटर हूँ, क्योंकि उनकी पढ़ाई जो है वो 4-5 तक ही रही, और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे लेवल तक पढ़ाया है। ठीक है, तो ये उनका आभार व्यक्त करना, मतलब कभी आभार तो व्यक्त कर ही नहीं सकते माता पिता का फिलहाल। तो प्लियोहिप्पस का जो उत्तराधिकारी था वो आधुनिक घोड़े के इक्वस के सदस्य बने। ठीक है, तो ये रहा प्लियोहिप्पस। ऐसा ये प्लियोहिप्पस दिखाई देता था, और बाद में ये मॉडर्न हॉर्स के रूप में डेवलप हुआ, जिसको हम लोगों ने क्या कहा, इक्वस कहा। ठीक है, जिसको हम लोग मॉडर्न हॉर्स के नाम से जानते हैं, और ये माना जाता है कि 5 मिलियन वर्ष पहले, 5 मिलियन वर्ष पहले बना होगा ये। ठीक है, इसकी ऊंचाई की बात करें तो 60 इंच तक थी, तथा आकार में ये बड़ा होता है। या प्लियोसीन पीरियड के अंत में प्रकट हुआ था, प्लियोसीन जो पीरियड है उसके बाद में ये प्रकट हुआ था। इसके पैर में 4th और 5th डिजिट के टोज पूरी तरह नष्ट हो गए, चौथा और 5वां डिजिट वाला जो टोज था वो खत्म हो गया। सेकेंड और 4th डिजिट का जो डिजिट जो थी उसको स्प्लिंट के द्वारा दर्शाया गया था। अब जाहिर सी बात है, अब जो दूसरा और चौथा वाला टोज है ना, उसको स्प्लिंट बोन के द्वारा दर्शा रहे हैं, और आने वाले टाइम में हो सकता है कि फ्यूचर में कभी ऐसा हॉर्स डेवलप हो जिसमें सेकेंड एंड 4th डिजिट स्प्लिंट बोन भी पाई ना जाए, नष्ट हो जाए। ठीक, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, ताकि शरीर का पूरा वजन अकेले 3rd डिजिट से कंट्रोल हो सके। ठीक है, और इस कंडीशन को मोनोडेक्टाइल कहते हैं। और इस कंडीशन को क्या कहते हैं बेटा, मोनोडेक्टाइल। इसके दाढ़ों के मुकुट, यानी कि जो क्राउन की हम बात कर रहे हैं, वो लंबे होते हैं और सूखी और कठोर घास को खाने के लिए अनुकूलित होते हैं। अब ये सॉफ्ट घास खाने योग्य नहीं रहा, अगर सूखी भी है ना और बहुत मजबूत घास है तब भी चट कर जाएगा। और इनमें लंबी टांगे तेज दौड़ने में सहायक होती हैं, और इनके एनलार्ज ब्रेन और सेरिब्रल हेमिस्फेयर में खांचेदार सतह होती है। अगर आप इनके एनलार्ज ब्रेन मतलब बड़े से ब्रेन की बात करें और सेरिब्रल हेमिस्फेयर की बात करें तो उनमें खांचे नुमा संरचनाएं पाई जा रही, खांचेदार सतह पाई जा रही। सॉरी, ये रहा मॉडर्न हॉर्स। हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग इनको पालते भी हो, और कुछ लोग तो इसके ऊपर बैठ करके घुड़सवारी भी करते हो। तो ये कौन है बेटा, मॉडर्न हॉर्स है आपका। कौन है, मॉडर्न हॉर्स। चलो, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया किस तरीके से होता है। अच्छा, ये भी थोड़ा सा समझ लो, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिखे देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। मैंने क्या बताया, ईओ हिप्पस की बात करी। किसकी बात करी बेटा, ईओ हिप्पस की बात करी, जो कब पैदा हुआ होगा, ईओसीन, ईओसीन पीरियड में डेवलप हुआ होगा। कौन, ईओ हिप्पस।
ईओहिप्पस कब डेवलप हुआ? ईओसीन पीरियड में। फिर उसके बाद में कौन आया बेटा? मीजोहिप्पस आया। कौन आया? याद करो, मीजोहिप्पस, जो कि कब बना होगा बेटा? ओलिगोसीन पीरियड में या एपॉच में, है ना? पीरियड कहो या एपॉच कहो। फिर उसके बाद में कौन आया बेटा? मेरीचिप्पस। कौन आया? मेरीचिप्पस, जिसको हम लोग जिसने डेवलपमेंट किया होगा कहां पर? मियोसीन में, मियोसीन पीरियड में। याद कर पाओगे? मियोसीन पीरियड। उसके बाद में कौन आया? प्लियोहिप्पस। कौन आया बेटा? प्लियोहिप्पस। प्लियोहिप्पस की अगर हम बात करें तो ये कब डेवलप हुआ होगा? प्लियोसीन, प्लियोसीन पीरियड में। और प्लियोसीन पीरियड के बाद में, प्लियोसीन पीरियड के बाद में कौन आया बेटा? इक्वस। ठीक है, कौन आया? इक्वस, जो कि प्लिस्टोसीन, कब बेटा? प्लिस्टोसीन पीरियड में, प्लिस्टोसीन पीरियड में डेवलप हुआ होगा। और ये जो ये वाला हॉर्स है ना, ये वाला, ये एक्चुअल में बेटा क्या कहलाता है? मॉडर्न, मॉडर्न हॉर्स। ठीक है, ये मॉडर्न हॉर्स के नाम से जाना जाता है। तो आई होप बच्चों आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। जैसा कि ये टॉपिक जो हमारा है, इसके बाद में ये हमारी यूनिट भी क्या हो गई बेटा? खत्म हो गई। ठीक है, इस टॉपिक के बाद में हमारी यूनिट हो गई फिनिश। जो आपकी यूनिट थी वो भी खत्म हो गई। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक जितनी भी क्लासेस अभी तक दी गई हैं, अबाउट 9 क्लासेस हम यहाँ पर दे चुके हैं। ये सभी 9 क्लासेस आपको अच्छे से समझ में आई होंगी इवोल्यूशन के ऊपर। अच्छा, यहाँ पर 1-2 और भी चैप्टर है ना, टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है वहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँ उससे रिलेटेड। तो उस पे भी हम जल्द ही वीडियोज़ लेकर के आएँगे आप लोगों के बीच में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो मेरे यार, है ना? क्या जाता है आपका चैनल सब्सक्राइब करने में, बस हम थोड़े से मोटिवेट हो जाते हैं और आप तक बेहतर तरीके से वीडियो को पहुंचाने का काम कर रहे हैं, है ना? और वीडियो लाइक करके ज़रूर शेयर कर दीजिए। और एक बहुत खास बात आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे एप्लीकेशन के ऊपर आकर के अगर थोड़ा-सा आप हमें सपोर्ट देना चाहते हैं, ठीक है? क्लासेस तो आपको यहीं पे मिलेंगी। अगर गुरु दक्षिणा के रूप में आप हमको कुछ देना चाहते हैं, तो एक प्राइस बनाया गया है, बहुत मिनिमम है। आप आसानी से वहाँ पर आकर के जो है ना कोर्स को परचेज़ करके जुड़ सकते हैं। ख़ैर अगर आपके कोई जूनियर है तो उनको बता दीजिए कि होली का स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है। सारे कोर्स मात्र ₹690 के कर दिए गए। आप आसानी से उनको खरीद सकते हैं। और आप सभी को होली की बहुत-बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ। आप सभी लोग अच्छे से अपना होली का त्योहार निपटाइए। हम भी अब घर निकलेंगे आज शाम तक और कल परसों तो आप लोगों को क्लास नहीं मिलेगी, है ना? हो सकता है नरसों भी ना मिले क्योंकि घूमा-घामी होगी, बहुत दिन हो गए हम घूमे भी नहीं है। अपने घर भी नहीं गए काफ़ी समय से, 1-2 महीना हो गया है। तो 1, 2, 3 दिन की छुट्टी हो सकती है, ठीक है? हो क्या सकती करेंगे ही। और आप लोग भी खूब घूम-घाम लीजिए, उसके बाद में आकर के अच्छे से पढ़ाई कीजिए क्योंकि एग्ज़ाम सर पे ही हैं आप लोग। ठीक है बच्चों? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।